नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का अर्थ और इसकी प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अनिवार्य रूप से कीजिए ताकि हम जो भी नए वीडियो आपके लिए बनाएं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। तो आइए समझें संपत्ति का अर्थ। संपत्ति का वास्तविक अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें न केवल मूर्त वस्तुएं शामिल है जैसे भूमि, आवास या दुकान इत्यादि, बल्कि आय या स्रोत के तत्व के रूप में माने जाने वाली तमाम अमूर्त संपत्तियां भी शामिल हैं, जैसे बौद्धिक संपदा। गौरतलब है कि संपत्ति शब्द के अर्थ के अंतर्गत केवल मूर्त या अमूर्त वस्तुएं ही नहीं आती, बल्कि इसके अंतर्गत उन मूर्त एवं अमूर्त वस्तुओं से संबंधित किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार एवं हित भी आते हैं। सामान्य अर्थ में संपत्ति कोई भी भौतिक या आभासी इकाई है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा या समूह संयुक्त रूप से स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। इसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कभी कभी धार्मिक और कानूनी निहितार्थ होते हैं। किसी वस्तु के स्वामित्व का विचार और कुछ नहीं बल्कि कानून द्वारा निर्मित एवं समर्थित अधिकारों का एक बंडल है। इस विचार का मूल अर्थ किसी चीज पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण होना है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मामला रायचंद गुलाबचंद बनाम दत्तात्रेय शंकर मोटे एवं अन्य 1963 के मामले में यह कहा गया था कि संपत्ति शब्द अपने सबसे व्यापक अर्थों में किसी व्यक्ति के सभी कानूनी अधिकारों को शामिल करता है। हालांकि उसके व्यक्तिगत अधिकारों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता जो उसकी व्यक्तिगत स्थिति का गठन करते हैं। तत्पश्चात हम जानेंगे संपत्ति का स्वामित्व। जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का या तो पूर्ण या सीमित अधिकार हो सकता है। जहां संपूर्ण अधिकार का अर्थ हम आगे समझेंगे, वहीं किसी संपत्ति पर सीमित अधिकार के उदाहरण पट्टा, किराएदारी एवं बंधक हो सकते हैं। वहीं जब किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार होता है तो ऐसे स्वामी ऑनर होते हैं जो उस संपत्ति में मुख्यतः 3 अधिकार के रूप में निहित होते हैं। प्रथम, संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति पर कब्जे एवं उपयोग का अधिकार एवं मनचाहे ढंग से संपत्ति से अलगाव का अधिकार। इसके अलावा जब यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर संपूर्ण स्वामित्व है तो उसका मतलब यह होता है कि उसके पास ऊपर बताए गए सभी अधिकार हैं। पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का एक समूह है जिसमें तमाम अधिकार, हित जैसे कब्जे का अधिकार, भूमि का आनंद लेने का अधिकार और इसी तरह उसमें जुड़े लाभ उठाने का अधिकार आदि का समागम होता है। यह सब हित एवं अधिकार मिलकर एक पूर्ण स्वामित्व का निर्माण करते हैं। सीमित अधिकार का अर्थ यह होता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से संबंधित सीमित अधिकार दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी मकान के मालिक हैं तो आप में उस मकान से जुड़े तमाम अधिकार निहित होते हैं, जैसे कि मकान को बंधक में देने का अधिकार, उसे किराए पर देने का अधिकार, उसे बेचने का अधिकार, उसमें रहने का अधिकार इत्यादि।
यदि आपका यह घर 2 मंजिला का हो तो और आप उसकी एक मंजिल को किराए या लीज पर देते हैं, तो जो व्यक्ति उसे लीज पर लेता है वह उस संपत्ति में सीमित अधिकार प्राप्त करता है। मतलब वह व्यक्ति उसकी एक मंजिल का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बदले वह आपको कुछ धनराशि देता है। इस उदाहरण में आपके पास मकान से संबंधित तमाम अधिकार निहित थे, जिसमें से एक अधिकार का अंतरण आपने अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दिया है। इसके पश्चात हम जानेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति क्या है। जैसा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत संपत्ति शब्द को बताया गया है, उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति न केवल मूर्त भौतिक चीज़ों जैसे भूमि और मकानों से संबंधित है, बल्कि उसके साथ ही यह उन अधिकारों को भी समाहित करता है जो किसी वस्तु को लेकर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक ऋण वापस प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मुख्यतः स्थावर संपत्ति की बात की गई है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि जंगम संपत्ति इस अधिनियम का विषय नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के सामान्य सिद्धांत यानी धारा 5 से लेकर 37 जंगम और स्थावर दोनों संपत्ति के ऊपर समान रूप से लागू हैं। इसी तरह संपत्ति के दान से संबंधित कानून भी दोनों प्रकार की संपत्तियों के लिए लागू हैं। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार स्थावर संपत्ति में खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास शामिल नहीं है। इस प्रकार इस शब्द को कुछ चीज़ों को छोड़कर अधिनियम में परिभाषित किया गया है। वहीं जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की धारा 3(26) के अनुसार स्थावर संपत्ति में भूमि शामिल होगी। भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और पृथ्वी से जुड़ी चीज़ें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ को शामिल किया जाएगा। स्थावर संपत्ति की यह परिभाषा भी संपूर्ण नहीं है। गौरव तलब है कि इमारतें स्थावर संपत्ति का निर्माण करती हैं और अगर मशीनरी इसके लाभकारी उपयोग के लिए भवन में एम्बेडेड है तो वह भवन का एक हिस्सा है और इसे भी उस भूमि के साथ स्थावर संपत्ति माना जाना चाहिए जिस पर इमारत स्थित है। यह साफ है कि अधिनियम में संपत्ति शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु अधिनियम में इस शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। संपत्ति का अर्थ व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या संपत्ति, चाहे मूर्त एवं अमूर्त हो, में रखे जाने वाले हितों का समागम है। चूँकि वो स्वामित्व में अधिकारों की श्रृंखला निहित होती है, इसलिए एक ही मूर्त या अमूर्त संपत्ति में विभिन्न अधिकारों और हितों को विभिन्न व्यक्तियों में निहित किया जा सकता है, जैसे एक बंधककर्ता और एक बंधकदार, एक पट्टाकर्ता, पट्टेदार या किराएदार। अंत में हमने इस वीडियो में यह समझा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत संपत्ति शब्द का संबंध वस्तुओं भर से नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का उस वस्तु से क्या संबंध है, यह भी संपत्ति की विषय वस्तु है। हमने भौतिक वस्तु से व्यक्ति के जुड़े हुए अधिकारों के बंडल के रूप में संपत्ति शब्द को समझा और जाना। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति अंतरित की जा सकती है, लेकिन यह ना तो सभी प्रकार की संपत्ति के बारे में बात करती है और ना ही सभी प्रकार की संपत्ति को इसमें शामिल करना संभव है। हमने यह भी जाना कि अन्य कानून भी संपत्ति शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें इसके लिए कोई व्यापक परिभाषा नहीं दी गई है। यह कहना उचित होगा कि संपत्ति शब्द को परिभाषित करना संभव नहीं, क्योंकि आर्थिक मूल्य रखने वाली हर वस्तु या विभिन्न प्रकार के हित या अधिकार को संपत्ति के अर्थ के तहत
शामिल किया जा सकता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।